जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय स्लोगन है। इसको उड़ीसा में घर घर में बोला जाता है। और आज में बड़ी खुशी है कि जगत के नाथ जगन्नाथ उनकी पुस्तक का विमोचन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आप लोगों के सानिध्य में उपस्थिति में आज ये आयोजन हुआ। और बहुत मैं तो इसको सफलतापूर्वक आयोजन मानूंगा, क्योंकि वैसे तो भुवनेश्वर में बहुत बार आया हूँ, बहुत बार राजनीतिक दृष्टि से भी भाषण दिया हूँ, सामाजिक दृष्टि से भी भाषण दिया हूँ, सब है। लेकिन एक क्रांति उड़ीसा का हमने प्रोग्राम भी कराया था यहाँ होटल प्रेसिडेंसी में, वो आज विद्यासागर पब्लिशिंग हाउस की तरफ से समझिए कि ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है भुवनेश्वर राजधानी में, और इसमें आप लोग आए भाग लिए। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बहुत अशेष धन्यवाद देता हूँ। बात ये कि ये सब को लिखने के लिए वास्तव में भाई किशन जी जो बोले, भाई मनसुख जी जो बोले, ये तो सब हमारे प्रिय मित्र हैं, मारोड़िया मंच के साथी भी हैं। भाई मनसुख जी तो मेरे घर पे भी आए हुए हैं बहुत साल के नीचे, और आरएसएस में काफी सक्रिय थे। आरएसएस की जो पहली शाखा उड़ीसा में मैं सोचता हूँ वो कटक के तेलंगाना बाजार में कार्यालय शाखा थी। वो कार्यालय शाखा भी मैं गया हूँ। वो मेरे मतलब बुआ के घर के सामने थी वो जगह तेलंगाना बाजार में, और वहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर भी था उड़ीसा का उस समय। मनसुख जी ठीक बोल रहा हूँ ना? और उसके बाद गुरुजी जो आए थे कटक में, मैं उस समय स्कूल में ही पढ़ता था, मारोड़ी क्लब में कैंप लगा था, शायद मनसुख जी नहीं आए थे उस समय, कटक राजस्थान में थे, और वो भी मैं अटेंड किया हूँ। इसके अलावा आरएसएस में वहाँ कटक में काउंसलर था, और 79 में उसी समय गोलवलकर भी थे शायद 79 में, देवरस जी वो भी कटक में आए थे। और खाननगर हाई स्कूल में कैंप लगा था, वो क्या ओटीसी कैंप, तो उस समय मैं जब काउंसलर था और संजोग से लीडर ऑफ अपोजिशन भी था, त्रिलोचन कानून वो चेयरमैन थे, तो आरएसएस की वहाँ कुछ व्यवस्था देने के लिए एक एप्लीकेशन आई थी। तो त्रिलोचन कानून ने मुझे पूछा, वो जानते हैं अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये करेंगे, ये अपोजिशन लीडर है काउंसिल में, ये अपोजिशन लीडर है काउंसिल में, अगर ऑब्जेक्शन करने वाले हैं तो यही करेंगे। तो मुझसे पूछा कि बंधु कौन को गया से कोन आरएसएस वाला तरफु गोटे चिठी आछि, आ वो चिठी कोन सैनिटेशन खाना हाई स्कूल देवा पाई कहउछथि, कोन करिया तो आमे देवा, आमे समस्त हिंदू अछु, आरएसएस गोटे हिंदू संगठन, आमे दबा उचित। जबकि राजनीतिक दृष्टि से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, तो भी मैं बोला नहीं आमे दबा उचित, मतलब ठीक अछि गाड़ी रे बस आमे जीवाटी बुली के देखिबा। साथों साथ में उनके मैं अपोजिशन लीडर हूँ, वो चेयरमैन है, हम लोग साथों साथ गाड़ी में बैठे और खाननगर हाई स्कूल गए, वहां पर सारी सैनिटेशन की व्यवस्था देखी, और मैं भी बोला पूरा फुल कोऑपरेशन को किसी असुविधा नहीं, और वो कैंप भी बहुत बढ़िया हुआ। देवरस जी के जब वो आए थे तो कटक के विशिष्ट लोगों से उनकी इच्छा हुई कि कटक के विशिष्ट लोगों से मुलाकात करूंगा आधी एक घंटे के लिए, उसमें मैं भी निमंत्रित था, चेयरमैन भी गए, हम लोग दोनों साथ में गए गाड़ी में, और वहां उनसे चर्चा भी की। बहुत अच्छा लगा मुझे देवरस जी से भी चर्चा करके। ये बात मैं बता रहा हूँ आज से 44-45 साल के नीचे देवरस जी जो सरसंचालक थे उस समय, और बाबूराव जी तो उड़ीसा के थे, ये थे देवरस जी। मैं देवरस जी की बात कर रहा हूँ, बाबूराव जी तो बहुत ही, वो तो अभी आपने कुछ वर्षों के नीचे उनका शरीर शांत हुआ है। और बाबूराव जी भी जो उड़ीसा में जो प्रचार प्रसार किया अपने समाज बंधुओं के को सर्वप्रथम समाज बंधुओं से मिले, उन्हीं का सब सहयोग समर्थन उनका मिला। ये तो मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बता दिया। अब बात ये है, ये जो किताब मैंने लिखी है इसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही अध्ययन करना पड़ा है, क्योंकि एक हिंदी में ही कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इसके बारे में जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी किताबें, बहुत लिटरेचर, पुराण में बहुत स्टडी किया। जगन्नाथ संचालन समिति, जो जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति है पुरी में, वो संचालन समिति ने स्कंद पुराण में 2 मोटे मोटे ग्रंथ छापे हैं, और दोनों की पृष्ठ संख्या करीब 1500-1600 है। मैं पूरा पढ़ा उसको, पूरा वो मोटे मोटे ग्रंथ, इस तरह बहुत सारी
ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, लक्ष्मी पुराण उड़िया में लिखी हुई है, वो भी मैं पूरा पढ़ा हूँ। बहुत सारी किताबें स्टडी किया हूँ और बहुत वर्षों तक स्टडी किया हूँ। इसके अलावा उड़िया पेपर में बराबर जो समाज, धरित्री, समाज, ये सब जो उड़िया अखबार है, बराबर उसमें साल माने महीने में 2 बार 3 बार जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर, जगन्नाथ जी के ऊपर लेख छपते रहते हैं उड़िया भाषा में। वो भी बहुत सारी कटिंग मेरे पास है, उसको भी बहुत स्टडी किया हूँ। और जब जब स्टडी किया हूँ, जो जो मेरे को अच्छा लगा, एक रजिस्टर में किताब खाते में सब पॉइंट नोट आउट करके रखा। और ये किताब के लिए मुझे 3-4 साल लगातार परिश्रम किया, तब जाके ये किताब आपके हाथ में आई। बहुत ही वास्तव में गर्व की बात है कि जगन्नाथ जी की सेवा में, चरणों में कुछ मैं अपनी तरफ से पुष्प भेंट कर सकने में कामयाब हुआ। अब इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो जो मारवाड़ी समाज में बहुत लोकप्रिय भजन है, भाई आनंद जी पुरोहित भी साहब बाबा मंदिर से यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो थाली भरकर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, ये जो भजन है श्याम बाबा का सबसे लोकप्रिय भजन है मेरे नॉलेज में। वो भजन की जो गायिका है कर्माबाई जो है, वो कर्माबाई वहां पर ये जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था ये भजन, यहाँ पर पूरी जगन्नाथ में कहा उनको कैसे क्या खबर मिली, राजा के पास आई होगी खबर। यहाँ से पंडित गए राजस्थान और वहां पर कर्माबाई से मिले, उनके पिताजी उनकी माताजी से मिले और अनुरोध करके कर्माबाई को पूरी लेके आए जगन्नाथपुरी। और वहां ये कर्माबाई आई एवं कर्माबाई रोज फूलों का श्रृंगार करती थी भगवान का। और वो जो बहुत अच्छा भजन जो गाई है थाली भर लाई खिचड़ो, रोज वहां पर प्रसाद भी चढ़ाती थी भगवान को, फूलों से सेवा भी करती थी। और वो जाने को उनकी समाधि भी है पूरी में ही कर्माबाई की। एवं आज भी वहां प्रथम जो भोग लगता है वो खिचड़ा जो प्रसाद लगता है कर्माबाई के नाम से लगता है। ये मतलब समझिए राजस्थान का मैं कनेक्शन बताया आपको जगन्नाथपुरी के साथ। और एक भी बताता हूँ आप लोगों को, सबको ध्यान होगा, हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो 2 बार उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पर जगन्नाथपुरी में आकर दर्शन करो, और दोनों ही बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। और एक बार के प्रयास के समय पंडित कमलापति त्रिपाठी, अगर आप लोग कुछ नाम अगर याद होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, बहुत बड़े नेता थे, वो बनारस के थे। वो पंडित कमलापति त्रिपाठी ने एक बार फोन किया था, मैं जानकी बाबू के पास बैठा हुआ था उस समय, तो जानकी बाबू बोले हाँ पंडित जी बोलिए, बोला थोड़ा इंदिरा जी का व्यवस्था कराइए, वहां पर जगन्नाथपुरी में वो जाकर दर्शन करना चाहती है। बोला अच्छा ठीक है मैं चेष्टा करता हूँ। देखिए जानकी वल्लभ पटनायक भी बहुत बड़े विद्वान, इधर पंडित कमलापति त्रिपाठी बनारस के सांसद, रेलवे मिनिस्टर, वो भी विद्वान, दोनों विद्वान लोग बहुत चेष्टा किए कि इंदिरा गांधी कैसे आएगी, यहाँ जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे। एप्लीकेशन गई वहां पर जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति में, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। वहां जो मुक्ति मंडप पंडित सभा जो है ना, मंदिर में आप जाएंगे तो बाईं तरफ एक ऊंचा सा है स्थान, उसको बोलते हैं मुक्ति मंडप पंडित सभा। वहां बड़े बड़े विद्वान लोगों की बैठक वगैरह होती है धर्म शास्त्र संबंधित चर्चा के लिए। तो वो बड़े बड़े विद्वान जो है, वो विद्वान लोगों के बीच में ये बात गई कि भाई भारत के प्रधानमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ये सब चेष्टा करते हैं और ये सब चाहते हैं कि इंदिरा गांधी एक बार आए दर्शन करें। 2 बार प्रयास हुआ, दोनों बार इंदिरा गांधी की एप्लीकेशन सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दी मुक्ति मंडप पंडित सभा ने। नहीं वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो बाहर में बोर्ड भी लगा हुआ, ओनली हिंदू आर अलाउड, कोई नॉन हिंदू वहां प्रवेश नहीं कर सकता। चूंकि इंदिरा गांधी ने नॉन हिंदू के साथ में शादी की, इसी ग्राउंड में वो अलाउड नहीं हुई, मतलब मरते तब तक वो नहीं आ सकते जगन्नाथ मंदिर में। हमारे मैं सोचता हूँ शायद पृथ्वी में ये एकमात्र मंदिर होगा जहाँ इतने कड़े सख्त कानून है गैर हिंदुओं के लिए, गैर हिंदुओं के खिलाफ होगी उनके लिए, हमारे हिंदू लोगों के लिए तो दरवाजा हर समय खुला ही। वो भी बात मैं इसमें थोड़ा बहुत मतलब मुक्ति मंडप पंडित सभा का मैंने जिक्र किया है। वो मुक्ति मंडप पंडित सभा जो उस समय पहले जो कटक शहर है, 1033 साल पुराना शहर है, भारत का तीसरा सबसे प्राचीन शहर है कटक। पहला है काशी जो दुनिया का सबसे प्राचीन है, दूसरा है उज्जैन जो भारत का सबसे प्राचीन है, तीसरा है कटक जो भारत का सबसे प्राचीन शहर है। वहां पर मुगलों का जब शासन में, वहां ये जो आए थे मानसिंह, कटक में आए थे मानसिंह,
उन्होंने भी कम से कम 8-10 साल यहाँ पर उड़ीसा में आजकल जिसको गवर्नर बोलते हैं ना, उस समय उनका वही पोस्ट था समझिए अकबर की तरफ से। तो मान सिंह राजस्थान से ही आए थे और मान सिंह दरबार अकबर के दरबार में सेनापति भी थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर होकर यहाँ पर आए। उनकी जो वाइफ थी वो जो मुक्ति मंडप पंडित सभा का जो आज का जो प्रेजेंट स्वरूप है, मान सिंह की पत्नी के द्वारा ही, गौरी साहिब उनका नाम है, उनके द्वारा वो निर्माण किया गया जगन्नाथ मंदिर के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी बातें, मैंने एक वास्तुशास्त्र के ऊपर भी 7 साल पहले किताब लिखी है। वो वास्तुशास्त्र में भी मैंने लिखा है कि वास्तुशास्त्र का सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं है तो वो है जगन्नाथ मंदिर पुरी। वो मैं अब आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जैसे स्नान पूर्णिमा में भगवान स्नान करते हैं, तो वहां पर एक कुआं है जिसको स्वर्णकूप उड़िया में बोलते हैं। वो कुआं एक ही साल में एक ही दिन खुलता है। वो उत्तर पूर्व कोने में स्थित है, ईशान कोण में स्थित है, और वो कुआं जो है वो एक ही दिन खुलता है। उसी से 108 कलश जो है वो पानी निकाला जाता है और भगवान का स्नान कराया जाता है। और वो शीतला मंदिर, वहां जब जाएंगे उत्तर द्वार से, शीतला मंदिर के ठीक सामने ही है वो। इसके अलावा जो अग्नि कोण में भगवान की वहां पर जो रसोई बनती है, जो महाप्रसाद बनता है, वो अग्नि कोण में है। और तीसरी जो माता विमला का जो मंदिर है, तो वो दक्षिण पश्चिम कोने में है। तो माता का स्थान तो हमेशा ऊंचा रहता है। वहां पर दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, नैऋत्य कोण, वहां पर वो विमला माता का मंदिर है। और वायव्य कोण में लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी जो हम लोग सब जानते हैं चंचला है, आज यहाँ कल यहाँ परसों और कहा, तो लक्ष्मी जी वायव्य कोण का भी वही है। वहां हवा आती जाती रहती है, तो लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान है। इस तरह मैं अगर उसमें बोल दूं विस्तार से तो काफी समय लग जाएगा। मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया। और पातालेश्वर महादेव मंदिर भी है वहीं पर, पूरी जगन्नाथ मंदिर में, वही उत्तर पूर्व कोने पे ही वो पातालेश्वर मंदिर है। मतलब जो वास्तुशास्त्र के दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो सारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जगन्नाथपुरी का है। मैंने वो वास्तुशास्त्र की किताब में भी ये बात लिखी है और इस किताब में भी वो जिक्र मैंने किया। इसके अलावा और अगर एक एक बात अगर हम लोग कहेंगे तो वो जैसे वहां पर बोलते हैं कि परिंदा भी, वो जो ऊपर से कभी कोई परिंदा भी नहीं जाता है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से। और नो फ्लाइंग जोन सरकार ने वहां पर किया है कि कोई हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वहां उसके ऊपर से नहीं जा सकती। और वो जो तिरंगा जो पतका उड़ता है, उल्टी दिशा में उड़ता है, ये सब बहुत सारी बातें हैं, जो सारी बातें इसमें उल्लेख है। अब जो उसमें विशिष्ट बातें जो 2-4 अभी रिसेंटली हुई है, जैसे वो जो सिंह द्वार जो मेन, अच्छा ये जो 4 द्वार है भगवान के मंदिर में, वहां जाने के 4 दरवाजे हैं। पूरब में है वो सिंह द्वार, फिर एक उत्तर द्वार है, दक्षिण द्वार है, पश्चिम द्वार है। तो सिंह द्वार जो है मेन द्वार वही है। वो मेन द्वार में वहां उसमें सारे मतलब नियम कानून सारे बने हुए हैं। जो पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर के जो गजपति वहां जो महाराज है, वो दरअसल एक्चुअली खुर्दा के राजा है। पुरी के बोलते हैं सब कोई, वो उनका निवास स्थान, उनका किंगडम सब खुर्दा है। और बोलते हैं सबको ठाकुर राजा, पुरी राजा, लेकिन वो एक्चुअली खुर्दा के राजा है। तो गजपति महाराज उसमें एकमात्र है कि वो उनको पालकी में जाने का भी आदेश है, वो जा सकते हैं पालकी में। बाकी इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति या और कोई देश के भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो नहीं जा सकता। वो हालांकि जाते नहीं है, लेकिन उनको अधिकार है। इसके अलावा और एक रत्न भंडार की अभी बीच बीच में उड़िया पेपर में निकलती रहती है। रत्न भंडार जो है उसको खोल कर वहां पूजा अर्चना करने का केवल नेपाल के राजा को अधिकार है, रत्न भंडार की चौखट पर। ऐसे बहुत सारे नियम है, बहुत सारी बातें मैंने इसमें लिखी भी है। और अभी जो सिंह द्वार के ऊपर जो दरवाजा है वो चांदी का गढ़ा हुआ है। एक बॉम्बे के किसी सेठ ने, कोई अरबपति खरबपति सेठ ने पूरी चांदी वहां मुहैया कराई है, और वो भी बात मैंने इसमें लिखी है। अभी परिक्रमा प्रकल्प वहां पर चल रहा है। 17 तारीख को वो परिक्रमा प्रकल्प, आज तो हुई 5 तारीख, 12 दिन के बाद वहां उसका उद्घाटन होगा परिक्रमा प्रकल्प का। सारे उड़ीसा में नवीन बाबू जो व्यवस्था किए हैं, सारे उड़ीसा से बस जाएगी पूरी जगन्नाथ मंदिर। और सारे जिलों में, उड़ीसा में 30 जिले हैं, सारे जिले के प्रत्येक जिले में 2-2 मुख्य मंदिर के जो पुजारी हैं, सेवक हैं, उनको वहां 17 तारीख जाने का निमंत्रण है। इसके अलावा 18 जनवरी से 1 महीना तक पूरे उड़ीसा के सभी जगन्नाथ मंदिरों के सब सेवक लोग वहां पर जाएंगे। तो सबको वहां ठहराने का, भोजन की, महाप्रसाद की सब व्यवस्था सरकार की तरफ से और मंदिर प्रशासन की तरफ से है।
बहुत जैसे अभी हम लोग का अभी चल रहा है कि राम मंदिर के बारे में आप लोग सब जानते हैं, 22 जनवरी को वहां उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की, उसी के अनुरूप 17 जनवरी पर यहाँ परिक्रमा प्रकल्प भी जोर शोर से तैयारी चल रही है पूरे। अच्छा, लक्ष्मी बस योजना सरकार अभी चला रही है कि पूरे उड़ीसा से बस जाएगी पूरी। वो सब भी बातें मैं दूंगा, नेक्स्ट किताब जब मैं लिखूंगा वो सब बातें मैं दूंगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उड़ीसा सरकार भी दिल खोलकर पूरी के लिए, जगन्नाथ मंदिर के लिए, जगन्नाथ संस्कृति के लिए बहुत सारी चेष्टा कर रही है। वहाँ एयरपोर्ट भी अभी आ रहा है, भारत सरकार की भी पूरी चेष्टा है और उड़ीसा सरकार की भी पूरी चेष्टा है और होनी भी चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने एक ये भी बात लिखी है कि विभीषण जी भी वहां रोज आते हैं, क्योंकि जब रामचंद्र जी रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे तो विभीषण जी ने उनको बोला कि प्रभु आप तो चले जाएंगे तो हम आपके सानिध्य से वंचित रह जाएंगे। तो फिर रामचंद्र जी ने बोला कि आप कलियुग में वहां आना, जगन्नाथ मंदिर में मैं वहां मिलूंगा। तो विभीषण जी भी बराबर आते रहते हैं। संत तुलसीदास आए, कबीरदास आए, गुरु नानक आए, बहुत सारे जितने बड़े बड़े संत हैं, ये जो गौरांग महाप्रभु वो जब आए मुगलों के शासन में 500 साल पहले गौरांग महाप्रभु आए थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु बोला जाता है, वो जब आए नदी मार्ग से, उस समय तो इतना गाड़ी घोड़ा का सब कोई साधन भी नहीं था, नदी मार्ग से आए, कटक में ही सबसे पहले वो नौका से रुके, वहां पर बालू में, जिसको बाली यात्रा जो है वो बाली में वहां पर मतलब लोटपोट हुए, इसलिए वो घाट को बोला जाता है गड़गड़िया घाट। आप लोगों में से तो अधिकांश लोग कटक से ही संबंधित है, सब जानते हैं गड़गड़िया घाट। बालू में चूंकि वो मतलब उड़िया में जो बोलते हैं बालू में गौड़ीवा, बालू में चूंकि वो मतलब लोटपोट हुए थे तो गड़गड़िया घाट उसका नाम है। और वहीं से वो फिर बालूजार में जो उड़ीसा के सर्वप्रथम दुर्गा पूजा सार्वजनिक महोत्सव उड़ीसा में सबसे पहले आरंभ हुआ कटक के बालूजार। और वो जो मूर्ति वहां पर जो बनी है वो गौरांग महाप्रभु के द्वारा खुद स्वयं वही बनाए। और आज भी कटक में जो दुर्गा पूजा में जो मूर्ति बनती है सब कुम्हार लोग बनाते हैं, केवल वहां पर जो सेवक है पुजारी वही मूर्ति बालूजार में आज भी बनती है। चूंकि गौरांग महाप्रभु वो मूर्ति बना के गए थे 500 साल पहले, उसी परंपरा के अनुसार बालूजार में आज भी वहां के जो पुजारी है, पंडा है, वही अपने हाथ से बनाते हैं। और फिर वहां से वो गए पुरी, तो पुरी घाट जो आप लोग सब जानते हैं, कटक में जो पुरी घाट है वो इसलिए पुरी घाट है क्योंकि गुरु गौरांग महाप्रभु वहीं से नौका में बैठकर पुरी गए थे, इसलिए वो घाट का नाम है पुरी घाट। तो ये सब मैंने संक्षिप्त जानकारी दी है, बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग सब रुचि आती है तो सबका समय लेना नहीं चाहता। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हमारे निमंत्रण पर, किशन भाई का विशेष किशन भाई को धन्यवाद, उन्होंने जगह उपलब्ध कराई। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं और उनसे भी बहुत अच्छा सानिध्य है। और युवा मंच की बात जो बोले, एक्चुअली युवा मंच का गठन हम लोग यहाँ पर भुवनेश्वर में कराए हैं 7 मार्च 1988। आप जो बोले ना 96, तो सॉरी मैं आपका करेक्शन कर रहा हूँ, फिर वो क्या सालों साल के बाद वो निष्क्रिय हो गई थी, फिर पुनः वो 96 में खुला। आनंद पुरोहित आप लोग तो जब चालू किए थे, हाँ तभी की बात बोले, ठीक है। तो इस तरह मैंने, और सुधांशु जी को बड़े विद्वान है, उनकी कृपा रही है, उनकी बहुत सारी किताबें हमने छापी है। और उड़ीसा में मैं सोचता हूँ शायद ये अकेले हैं साहित्यकार जो उड़िया, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में पीएचडी डिजिट सब किए हैं, उड़ीसा के साथ ही अकेले हैं। तो इतने बड़े विद्वान सानिध्य और सब सहयोग समर्थन हमें मिला है। और इतनी कम समय में भाई सीताराम जी, भाई गोलशंकर जी, ये तो मेरे पड़ोसी रहे, गोलशंकर जी, सीताराम जी का बड़ा छोटा भाई मेरा क्लासमेट रहा कटक में, पवन हमारे साथ में मारवाड़ी क्लब में खेलता था, भाई शिव कुमार जी, ये सज्जन भतीजा है, सबके सब तो भाई मनसुख भाई जी, सबके सब तो माणिक जी, ये तो इनसे बहुत अभी हाल में, हालांकि 2-3 साल से ही हुआ संपर्क, लेकिन बहुत अच्छा घरेलू जैसा संपर्क है। और प्रेम बाबू तो ये हमारे बाकी में हमारे घर के पड़ोसी के जवाई है बाकी में। तो भाई जी रमेश भाई तो हमारा भाई है। तो इस तरह सबके साथ में हमारा माने व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, समाज के तौर पर सबसे संपर्क है। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, साहित्यिक चर्चा में, किताब उन्मोचन में मारवाड़ी समाज के लोग आना, फिर वो भी वर्किंग डे वर्किंग टाइम में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आया, हौसला अफजाई की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।